जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं यूट्यूब पर आपका नया साथी गोलू सर, और आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी के लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 2024 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले ही जो है ये मैथ्स की परीक्षा खत्म हुई है बिहार बोर्ड की। ठीक है ना, 2024 का ये पेपर है मेरे हाथ में, है ना, 2024 का पेपर है ये। और आज हम लोग ये 2024 का जो पेपर है ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये जो पेपर है इसका कोड जो है ये जे है। ठीक है ना, तो कोड जे आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोड जे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, कोड जे को। ठीक है, तो बिहार बोर्ड मैट्रिक है ना, मैथ्स 2024 का जो पेपर है इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर कोड है ये पेपर कोड क्या है, जे है। ठीक है, तो हम लोग आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल ये ऑब्जेक्टिव नहीं था, है ना। बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा कि कैसा था पेपर, तो बहुत ज़्यादा जो है ये मुश्किल पेपर नहीं था। ठीक है, इसमें आसानी से जो है 45 प्लस जो है सही किया जा सकता था। कुछ बच्चों ने तो 50 में 49, 50 में 50 सही करके आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा क्या होता है, साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा। साइन थीटा कट गया तो आता है कॉस थीटा। तो इसका व्युत्क्रम करना है, रेसिप्रोकल करना है, तो क्या होगा सेक थीटा। तो 1 का आंसर है सी। कॉट, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कॉट 12 गुने कॉट 38, कॉट 12 गुने कॉट 38 गुने कॉट 52 डिग्री, फिर है कॉट 60 और फिर है कॉट 78 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे ये बनेगा आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नियम पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, तो उस पे पूरक कोण के प्रिंसिपल पे बनेगा, ये नियम पे बनेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 12 और 18 जो है पूरक कोण है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हम लोग कॉट 12 कॉट 78 को साथ में कर लेते हैं। तो कॉट 12 कॉट 78, ठीक है, फिर कॉट 38 कॉट 52, ये एक साथ पहले से ही है। और कॉट 60 जो है ये अलग रह गया। तो हम लोग देखेंगे कि 78 और 12 को जोड़ने पर 90 पुर जाता है। ठीक है, 78 और 12 को जोड़ने पर क्या पड़ता है, 90 पुर जाता है। ठीक है, और उसी तरह से 52 और 38 को जोड़ेंगे तो भी यह 90 पुर जाएगा। ठीक है, तो कॉट 12 गुने कॉट 78 इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, 1, है ना। यहाँ हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, और टेन थीटा गुने कॉट थीटा क्या होता है, 1। तो इस नियम से क्या हो जाएगा, ये कॉट 12 गुने कॉट 78 इसका मान 1 होगा, कॉट 38 गुना कॉट 52 ये भी 1 होगा, और कॉट 60 का मान कितना होता है, कॉट 60 का मान होता है 1/√3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3, 2 का आंसर सी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा गुने कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा सेक थीटा, गुने कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। सेक थीटा को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये हो जाएगा टेन थीटा। थर्ड का आंसर क्या होगा बच्चों, थर्ड का आंसर क्या होगा, टेन थीटा। ठीक है, तो थर्ड का आंसर टेन थीटा है, तो थर्ड का आंसर बी होगा टेन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा है तो सेक थीटा का मान क्या होगा। चलिए बच्चों जल्दी से हम लोग चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, बोर्ड का जो चौथा क्वेश्चन है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी तक तीनों क्वेश्चन जो है, पहले का आंसर सी है, दूसरे का बी है, तीसरे का डी है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जटिल नहीं थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा। ठीक है,
तो हम लोगों को सेक थीटा का मान निकालना है। तो आप क्या करिए, कॉस थीटा को इधर बट्टे में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर √2। तो टेन थीटा का मान आ गया यहाँ से क्या चीज़, √2। तो हम सभी को सेक थीटा का मान निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका तो है टेन थीटा क्या होता है, P बटे बी लंब बटे आधार, ठीक है, P बटे बी होता है लंब बटे आधार। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ की बट्टे में कुछ नहीं है तो बने, P का मान हो गया √2 और B का मान है 1। तो हम लोग H निकालेंगे, तो H निकल के आ जाएगा, H निकल के आ जाएगा आपको √3, ठीक है। और सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है H बटे बी। तो ये हो जाएगा √3 बटे 1, तो √3, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी बनाएंगे तो आंसर √3 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया, बी। फोर्थ का आंसर बी हो गया √3। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, ये तो बच्चों के लिए एक वरदान ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 tan स्क्वायर 60। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, इसका स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3, 3 × 3 क्या हो गया 9। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या है 9, मतलब कि सी। फिफ्थ का आंसर हो गया सी। अभी तक सब समझ में आ रहा है ना बच्चों। चलिए, तो जो बच्चे जो नेक्स्ट ईयर परीक्षा देंगे या आने वाले वर्षों में परीक्षा देंगे, तो उनके लिए ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये मतलब इंपॉर्टेंट रहता है। अगर अपनी तैयारी को अगर बेहतर करना है बच्चों, है ना, एक बात हम लोग ध्यान देंगे कि यदि अपनी तैयारी को बेहतर करना है ना, बोर्ड परीक्षा या किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर करना है, तो आप सभी को पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर्स है वो जरूर से जरूर बनाना चाहिए, है ना। पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर्स है, पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का, ये क्वेश्चन पेपर्स जरूर बनाइए। इससे आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर हम लोग पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को बनाएंगे तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी बच्चों। आप विश्वास करिए कि यदि आप पिछले 5-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को बना लेंगे ना, तो आपकी तैयारी और आपके मार्क्स जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो 2025, 2026, 2027 इन समय परीक्षा देंगे, तो उनके लिए 2024 का पेपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर सी हो गया। सिक्स्थ का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हो तो कॉसेक ए जोड़ बी का मान क्या होगा। देखिए ए बी सी त्रिभुज के कोण है, तो कॉसेक ए जोड़ बी बट्टे 2 इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो ए जोड़ बी की जगह क्या लिख देंगे, देखिए हम लोगों को पता है ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। किसी भी त्रिभुज में, ट्राइंगल में ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर क्या होता है 180 डिग्री। इसका मतलब कि सी ए जोड़ बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए जोड़ बी की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस सी। तो ए जोड़ बी की जगह क्या लिख देंगे 180 माइनस सी बट्टे में 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा फिर कॉसेक 180 बट्टे 2 मतलब 90 माइनस सी बट्टे 2। अब कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक सी बाई 2 ये आंसर होगा, ठीक है। तो सेक सी बाई 2 आंसर होगा छठे का। तो छठे का आंसर क्या होगा बी। छठे का आंसर क्या होगा बच्चों, बी आंसर होगा। चलिए हम लोग 7वें नंबर पे आते हैं। तो बिहार बोर्ड में नियम ये है कि 50 ही क्वेश्चन केवल बनाने हैं, है ना। 100 ऑब्जेक्टिव में से केवल 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, कोई भी जो सबसे आसान 50 ऑब्जेक्टिव होगा वो चुन चुन करके बना लेंगे, है ना। चुन चुन करके बनाएंगे, जो सबसे आसान क्वेश्चंस होंगे केवल वही 50 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम लोग देख लेते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी हो जाए, है ना। कोई वृत्त है, इसकी त्रिज्या को k गुनी कर देते हैं। पहले मान लेते हैं त्रिज्या 1 था और अब त्रिज्या k गुनी कर दिया तो k हो गया,
ठीक है। तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर मतलब कि पाई गुने 1 का स्क्वायर मतलब कि पाई, और नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई गुने के स्क्वायर। ठीक है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, पुराने एवं नए वृत्त का अनुपात क्या हो जाएगा, पाई पाई कट गया, 1/के²। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या होगा, सी। चलिए 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होती है, याद रखेंगे अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है, अर्धवृत्त जो होता है इसकी परिमिति है ना, इसका जो पेरीमीटर होता है वो होता है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, r कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2r, और यहाँ r क्या दिया है, k दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा, पाई प्लस 2 इंटू के। तो कौन से ऑप्शन में दिया है पाई प्लस 2 इंटू के, डी ऑप्शन में। तो 8 का आंसर क्या होगा, डी। चलिए 9 नंबर पे, 9 चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देख लेते हैं। 2 चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिए के द्वारा तय की गई दूरी है। ठीक है, तो एक पहिया है, इसका व्यास कितना दिया है, एक पहिया है जिसका व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, व्यास का मतलब होता है डायमीटर, डी बराबर दिया है 42, तो इसका आर कितना होगा, d/2 मतलब 42/2 हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 चक्कर में कितनी दूरी करेगा, तो एक चक्कर में कितनी दूरी करता है, एक चक्कर में 2 पाई आर दूरी करता है, तो 2 चक्कर में कितनी दूरी करेगा, इसको 2 से गुना कर देते हैं, 4 पाई आर दूरी करेगा। तो 4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 21, 7 या 21, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुने 3, 8 या 24 का 4 बचा, और 24 25 26, इतना सेंटीमीटर दूरी करेगा, 264। तो 9 का आंसर क्या होगा, ए। 264 मतलब कि 9 का आंसर हो गया ए। अच्छा, इसको कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, 9 का आंसर ए होगा। चलिए हम लोग 10वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, ए बी सी डी जो है ना 4 बिंदु हैं, और ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, 8 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर, और इस वृत्त के परिधि पर 4 बिंदु है ए बी सी डी। ठीक है ना, इस वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु हैं ए बी सी डी, और चारों बिंदु मिल करके क्या बनाते हैं, एक वर्ग बनाता है। क्या बनाता है, एक वर्ग बनाता है, एक स्क्वायर बनाता है। तो ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स, ए बी सी डी 4 बिंदु हैं, और वो चारों बिंदु क्या है, वृत्त की परिधि पर है ना, ये चारों बिंदु क्या है, वृत्त की परिधि पर है। ए बी सी डी ये 4 बिंदु है, चारों बिंदु कहाँ पे है, वृत्त की परिधि पर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों को इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, इस वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसको हम लोग यहाँ ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, बी डी को ज्वाइन कर देते हैं। तो बी डी क्या हो गया, ये वर्ग का विकर्ण हो गया। बी डी क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया, है ना। ये स्क्वायर का क्या हो गया, डायगोनल हो गया या विकर्ण हो गया। ये स्क्वायर का क्या हो गया, डायगोनल हो गया या विकर्ण हो गया। ठीक है, और ये सर्कल के लिए क्या है, सर्कल के लिए ये व्यास है, सर्कल के लिए क्या है, ये व्यास है, डायमीटर है। तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 8, तो d बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर। तो बी डी का मान आ गया है 16 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर। बच्चों याद रखेंगे ये फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्ण स्क्वायर, या 1/2 गुने डायगोनल स्क्वायर, 1/2 गुने डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने डायगोनल स्क्वायर या विकर्ण स्क्वायर, और यहाँ डायगोनल का मान क्या है, 16। तो 1/2 गुने 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बच्चों होता है 256 बट्टे में 2, काट देंगे तो 128 सेंटीमीटर।
ठीक है, स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 का आंसर हो गया डी। चलिए 5 नंबर, 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य है ना। तो 5 का प्रथम 7 गुणज कौन कौन होगा? 5 का प्रथम 7 गुणज, उसका हम लोगों को मीन निकालना है, मतलब माध्य निकालना है। तो 5 का प्रथम 7 गुणज है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 65, 35 बट्टे में 7। इसका हम लोगों को क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो सबको जोड़ के बट्टे में क्या कर देते हैं? माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ के बट्टे में कर दिए 7। ये 11वां नंबर क्वेश्चन है। जोड़िए 5, 10, 15, 15, 30, 20, 50, 30, 80, 80 और 20 कितना हो गया? 100, 130, 140 बट्टे में 7 कितना हो गया? ये 20 है ना। तो 20 हो गया इसका आंसर। आंसर क्या हो गया बच्चों? 20 हो गया। ठीक है, तो 11 का आंसर हो गया बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को ना 12वें क्वेश्चन में माध्यिका निकालना है। ठीक है, माध्यिका निकालना है मतलब कि मीडियन निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जो दिया गया डाटा है ना, उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिख देंगे। याद रखेंगे, माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? जो दी गई संख्या है उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख देंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? यहाँ पे 6 है, फिर क्या है? 8 है, फिर क्या है? 9 है। 6 हो गया, 8 हो गया, फिर 9 है, फिर क्या है? 13 है, फिर क्या है? 16 है, फिर क्या है? 18 है, फिर क्या है? 20 है, फिर क्या है? 21 है, फिर क्या है? 22 है, ठीक है, और फिर क्या है? 25 है, और बीच में जो है एक 15 भी छूट चुका है। 13 के बाद क्या था? यहाँ 15 था। तो देखिए पहले क्या करेंगे? माध्यिका निकालने के लिए बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग बढ़ते क्रम में लिख दिए हैं। अब इसका जो सबसे बीच वाला जो इसका सदस्य है वही होगा इसका माध्यिका। तो सबसे बीच में देखिए, कुल इसमें देख लेते हैं कुल कितना संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11। तो कुल कितना संख्या है? कुल संख्या कितना है? 11 ठो है। तो इसका सबसे बीच में कौन आएगा? बीच में 5 को इधर छोड़ देते, 5 को इधर छोड़ देते तो बीच में आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 को इधर छोड़ दिए, 1, 2, 3, 4, 5 को इधर छोड़ दिए। सबसे बीच में क्या आ रहा है? 16। तो माध्यिका क्या हो गया? माध्यिका इसका हो गया 16। ठीक है ना, माध्यिका क्या हो गया बच्चों? 16 हो गया। माध्यिका हो गया इसका 16। तो 12 का आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, 12 का आंसर क्या हो गया बच्चों? बी। चलिए 13 नंबर। 13 नंबर में हम लोगों को बहुलक निकालना है। 11 नंबर में माध्य निकालना था, 12 नंबर में माध्यिका निकालना है, 13 नंबर में क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो हम लोगों को 23 दिया गया जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? 23, 15। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसमें देख लेंगे कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20। तो 25 जो है सबसे ज़्यादा बार आया है। 25 कितनी बार आया है? काउंट करिएगा तो 25 1 बार, 2 बार, 3 बार 25 आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 सबसे ज़्यादा बार आया है। ठीक है, बाकी 20 तो एक ही बार आया है, 22 एक बार आया है, 23 एक बार आया है, लेकिन 25 3 बार आ गया है। ठीक है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 25। 13 का आंसर हो गया बी। चलिए आगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख रहे थे। इसमें क्या है कि हम लोगों को मीडियन दिया गया है ना। माध्यिका दिया हुआ है 40 और मीन दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है 38.2। तो हम लोगों को मॉड निकालना है। ठीक है ना। तो मॉड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है ना, मॉड निकालने का, बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है मॉड बराबर 3 मीडियन -2 मीन।
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यदि हिंदी में लिखेंगे तो बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका, ठीक है, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे हम लोग जो है ना, इस फॉर्मूला पे हम लोग मॉड या बहुलक निकालेंगे, समझ गए कि नहीं? इस फॉर्मूला पे हम लोग निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को, तो ये बच्चों याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मॉड है ना, अगर मीन, मीडियन और मॉड, इन तीनों में क्या रिलेशन होता है? तो मीन, मीडियन, मॉड में रिलेशन का ये फॉर्मूला है। मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच क्या संबंध है? तो बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है माध्य का मान दिया है 38.2, ठीक है ना, और माध्यिका का मान दिया है 40, ठीक है। हम लोगों को क्या निकालना है? बहुलक निकालना है, मॉड निकालना है। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 3 गुना 40, 120 माइनस 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 का 6 बचा, 1 3 दूना 6, 1 7, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 7 गया 4, इतना आंसर होगा ना, 43.6। तो ऑप्शन हो गया बी। 14 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को दिया गया है x, x जोड़ 3, x जोड़ 5, x जोड़ 7 एवं x जोड़ 10 का माध्य 9 है। तो x का मान निकालेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। माध्य बराबर क्या होता है? सभी को जोड़ देते हैं, जितने भी परीक्षण दिए गए हैं सबको जोड़ करके बट्टे कुल परीक्षण, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे? माध्य निकाल लेंगे। तो देखना है क्वेश्चन नंबर 15 में सभी परीक्षणों को जोड़ देंगे। x जोड़ 3 जोड़ x जोड़ 5 जोड़ x जोड़ 7 जोड़ x जोड़ 10 बट्टे कुल परीक्षण कितना है? 1 2 3 4 5 परीक्षण दिया है, तो बट्टे में कर देंगे 5 बराबर माध्य कितना दिया है? 9। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 1 2 3 4 5x जोड़ 5 3 8 7 15 10 25 बराबर 9 पंचे 45। यहाँ से x का मान आ जाएगा 4, ठीक है। x का मान क्या आ गया? 4। तो 15 का आंसर क्या हो गया? ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का न्यूनतम मान। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होता है। प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू 0 होता है ना बच्चों, याद रखेंगे। प्रोबेबिलिटी का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है, याद रखना है। तो 16 का आंसर क्या होगा? ए। प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होगा? 0 होगा। 17 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है, तो 16 का आंसर हो गया 0 0। 17 किसी घटना के घटने की प्रायिकता दिया गया है, पी का मान दिया गया है 0.35 है ना। घटना के घटने की प्रायिकता 0.35 दिया गया है। तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता को हम लोग पी के ऊपर ए रेकॉर्डिंग ऐसे दिखाते हैं। तो नहीं घटने की प्रायिकता होगी 1 माइनस पी ए, ठीक है। तो 1 माइनस 0.35 तो 0.65, ठीक है। तो 0.65 आंसर होगा। 17 का आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन 18। 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं, तो कितने परिणाम संभव हैं? देखिए 3 सिक्का को उछाल रहे हैं, हो सकता है तीनों पर टेल आ जाए, हो सकता है तीनों पर हेड आ जाए, या हो सकता है 2 ठो पे टेल 1 ठो पे हेड आ जाए। ऐसे भी हो सकता है टेल हेड टेल, ऐसे भी हो सकता है हेड टेल टेल, ऐसे हो सकता है ना 2 पे टेल 1 पर हेड। और एक तरीका क्या है, 2 ठो पे हेड आ जाए और 1 ठो पे टेल आ जाए।
हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। तो कुल हो गया 3 3 6 2 8। तो कुल परिणामों की संख्या क्या हो गई 8। तो कुल परिणाम 8 संभावना है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया 8। तो 18 का आंसर क्या हो गया 8, सी ऑप्शन। अगला 19, किसी भी निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी जो है एक से ज्यादा नहीं हो सकता है ना। किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी जो है एक से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। हमेशा क्या होगा एक से कम ही होगा या ज्यादा से ज्यादा एक के बराबर होगा। तो एक से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है प्रोबेबिलिटी। तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में 1.9 दिया है, ठीक है। तो 19 का आंसर क्या होगा बी, है ना। 1.9, 1.9 प्रायिकता कभी भी नहीं हो सकता है। 20 नंबर, एक पासे की एक फेक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है। अच्छा, एक पासा को एक बार फेंकते हैं तो 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए, किसी भी पासा को जब हम लोग फेंकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 चर्चा कर रहे हैं, किसी भी पासा को फेंकते हैं तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यही 6 चीज आएगा। तो 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो कुल संभावना जो है, हमारे जो अनुकूल संभावना है वो 5 है, बट्टे कुल संभावना कितना है 6, ठीक है। तो प्रायिकता क्या होती है कुल परीक्षण, अनुकूल परीक्षण बट्टे कुल परीक्षण। तो अनुकूल, हमारे अनुकूल परीक्षण कितना है 5, बट्टे कुल परीक्षण कितना है 6। तो 20 का आंसर हो गया सी। किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः ABC है, तो घनाभ का आयतन होगा, हम लोग याद रखेंगे, घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल जो है ABC दिया है ना, तो घनाभ का आयतन √ABC होगा, ठीक है। 21 का सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 216, तो इसका आयतन बताना है, ठीक है। चलिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 6 गुना a², ठीक है ना। तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, तो घन का संपूर्ण, ठीक है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है 6 गुना a²। ये क्वेश्चन में दिया है 216, कितना दिया है 216। इसको हल करेंगे तो a का मान 6 आ जाएगा, a² बराबर 216 बट्टे 6 हो गया 36, तो a का मान हो गया रूट में 36, मतलब कि 6। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, घन के आयतन का सूत्र होता है a³, मतलब 6 का क्यूब हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना होगा 216, ठीक है। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। 22 का हो गया आंसर डी। चलिए 23 नंबर पे आइए। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:16, 23 का बी, ठीक है ना। 24 नंबर, दो वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है एवं उनकी ऊंचाई, अच्छा आयतन जो है ना समान दिया हुआ है, दो बेलन है उनका आयतन जो है, वॉल्यूम जो है एक समान है, दोनों का वॉल्यूम जो है ना एक समान है। तो वॉल्यूम एक समान है और ऊंचाई का अनुपात दिया है 1:2, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए दो बेलन है, मान लीजिए एक बेलन है और दो बेलन, ये है ना, दो ठो बेलन दे दिया इस प्रकार से, दोनों का आयतन एक समान है। इसका त्रिज्या मान लेते हैं r1, इसका r2, इसका ऊंचाई मान लेते हैं h1, इसका ऊंचाई मान लेते हैं h2, ठीक है। आयतन दोनों का बराबर है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h,
तो पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर पाई r2 स्क्वायर h2, क्योंकि दोनों बेलन का आयतन क्या है, बराबर है, एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है। ठीक है, पाई पाई काट देते हैं, ऊंचाई का अनुपात दिया है 1:2। इसका मतलब ये है यदि एक का ऊंचाई h है तो दूसरे का ऊंचाई कितना हो गया 2h, क्योंकि 1:2 में ऊंचाई है। तो r1 स्क्वायर गुना h बराबर r2 स्क्वायर गुना 2h, h कट गया, तो r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर हो गया 2, है ना। r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2। तो यहाँ से r1 बटे r2 जो हम लोग देखेंगे वो आ जाएगा √2, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा √2। ठीक है ना, तो √2 आंसर होगा, √2:1। 24 का आंसर क्या हो गया बच्चों, तो बी हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई बताएं। देखते हैं, चलिए। पच्चीस नंबर, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RH। इसका मान दिया है 1760। इसके आधार का व्यास का मान दिया हुआ है, व्यास मतलब डायमीटर, d बराबर दिया हुआ है कितना 28। तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा d/2, 28/2 कितना हो गया 14। समझ गए। तो इसका हम लोगों को ऊंचाई निकालना है, मतलब कि हाइट निकालना है, h निकालना है। तो 2 गुने पाई का मान दे दिए 22/7 गुने r का मान 14 गुने h बराबर 1760। इसी को हम लोग हल कर लेंगे, 7 दूनी 14 और ये 22 से कट जाएगा 80। तो h बराबर हम लोग देखेंगे 2 दूनी 4, 80/4 20 सेंटीमीटर, है ना। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो गई 20 सेंटीमीटर। 25 का आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त में कोण AOB थीटा, तो चाप की लंबाई होगी। ठीक है, चलिए चाप की लंबाई का सूत्र आप लोगों को पता होगा ना बच्चों। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है बोलिए, θ/360 गुने 2 पाई r। क्या होता है चाप की लंबाई का सूत्र, θ/360 गुने 2 पाई r। तो चाप की लंबाई का सूत्र डायरेक्ट लगा देंगे। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है θ/360 गुने 2 पाई r। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया बी। 26 का ऑप्शन क्या हो गया बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई l तथा आधार की त्रिज्या r हो तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र, ये डायरेक्ट सूत्र पे है ना। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर, है ना। ये वाला सूत्र होता है पाई आर एल जोड़ पाई आर स्क्वायर। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, 28 की ओर बढ़ते हैं। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 125-27 है, तो इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो हम लोग देखेंगे गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो दो गोला है, तो दोनों का अनुपात हम लोगों को दे दिया है 125/27। ठीक है, 125 किसका क्यूब है 5 का, और 27 किसका क्यूब है तो 3 का। तो हम लोग देखेंगे r1/r2 का मान कितना आ गया 5/3। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात, अच्छा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r1 स्क्वायर बटे 4 पाई r2 स्क्वायर। ये हम लोगों को निकालना है, मतलब स्क्वायर कर देंगे इसका। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25/9 आंसर होगा 28 का बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 29 नंबर। आठ सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक
32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है तो शंकु के आधार की त्रिज्या है। ठीक है, तो गोले का त्रिज्या क्या है? एक गोला है। क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं। गोले को पिघला करके शंकु बनाते हैं। गोले को पिघला करके क्या बनाते हैं? शंकु बना दिए। ठीक है, गोले की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को शंकु का ऊंचाई दिया है 32 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों का आयतन बराबर कर देंगे। तो गोले का आयतन 4/3 पाई गुने 8 का क्यूब बराबर शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 गुने पाई गुने r स्क्वायर गुने h 32। तो पाई पाई कट गया, 3 3 कट गया, 4 गुने 8 का क्यूब 8 गुने 8 गुने 8 बराबर r स्क्वायर गुने 32। 8 चौक 32, 32 कट गया, r का मान कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 29 का आंसर क्या हो गया? ए। चलिए 30 नंबर पे आते हैं। तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ये जो आने वाले बच्चे हैं ना, जो 2024 के बाद 2025 में परीक्षा देंगे, 26 में देंगे, तो उनके लिए ये सारा सॉल्यूशन क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था कि यदि परीक्षा में अच्छा करना है तो पिछले साल के क्वेश्चंस को बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे जो हैं, जो इस साल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो अगले साल बोर्ड की परीक्षा देंगे, तो आप लोगों को पिछले 5 साल का 10 साल का क्वेश्चन बनाना है। ठीक है ना, मतलब कि 25 से परीक्षा दे रहे तो 2015 से लेकर के 24 तक का जो पेपर है इसको बनाएंगे, तो आपका जो रिजल्ट देखिएगा वो बहुत है ना 4 गुना 5 गुना आपका मार्क्स इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 616, तो गोले का व्यास, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसका मान दिया हुआ है 616, तो गोले का व्यास निकालना है। तो पहले r निकाल लेंगे, इसको 22 से काट देते हैं, तो 22 दूना 44, 1 7 6 22 8। ठीक है, फिर हम लोग 4 से काट देते हैं, 4 7 28। तो r हम लोग देखेंगे, r स्क्वायर बराबर 49 होगा, r बराबर 7, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो व्यास कितना हो गया बच्चों? 14 सेंटीमीटर। 30 का आंसर हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त का केंद्र है 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये जीवा है, जीवा की लंबाई कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी दी गई है 3 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है बाबू। तो ये त्रिज्या हम लोगों को r निकालना है। ये लंबवत दूरी दी गई है 3 सेंटीमीटर और ये जीवा की लंबाई 8 है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, जीवा की लंबाई का आधा, और ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस के नियम से ये 3 है, ये 4 है, तो ये कर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी? पाइथागोरस नियम से 5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर। किस नियम से? तो पाइथागोरस नियम से हम लोग निकाले, तो r की लंबाई क्या हो गई? 5 सेंटीमीटर। और पाइथागोरस का नियम क्या होता है? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर जोड़ लंब स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। तो 31 का आंसर क्या हो गया बच्चों? बी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो, यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी 1। ठीक है, देखिए दो वृत्त जो है अंतः स्पर्श करते हैं, मतलब इस प्रकार से, तो दोनों पे उभयनिष्ठ स्पर्श संख्याओं रेखाओं की संख्या है ना, दोनों में हम लोग कॉमन टेंजेंट एक ही तो खींच सकते हैं। यदि दो सर्कल इंटरनली टच करे, है ना, अंतः स्पर्श करे, तो इसमें जो है स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, है ना, जो दोनों में कॉमन हो, है ना, दोनों में एक ही टेंजेंट ऐसा खींच सकते हैं जो दोनों
है ना, वृत्त के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा दोनों के लिए। ठीक है, तो 32 का आंसर क्या हो गया, 1। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, 1 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई, यदि किसी वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, किसी वृत्त के जीवा की लंबाई, ठीक है, जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। ये जो जीवा की लंबाई है ना, त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या मान लेते हैं r है, तो जीवा की लंबाई भी क्या हो गई, r, और ये भी r है। इसका मतलब ये क्या बन गया, है ना, ये तो बन गया आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब हो गया इसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, और सभी कोण क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। समझ गए ना, तो 60 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा, 60 डिग्री। 33 का आंसर क्या हो गया, बी। चलिए 34 नंबर पे, टीपी और टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर खींची गई स्पर्श रेखा है। तो दो स्पर्श रेखा हम लोग खींच रहे हैं, एक है टीपी और दूसरा क्या है, टी क्यू। दो स्पर्श रेखा हम लोग खींचे हैं बाह्य बिंदु टी से, और कोण POQ का मान दिया गया है ना, कोण POQ, इस कोण का मान कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। तो हम लोगों को OTP, तो कोण OTP का मान होगा, देखिए ये 120 डिग्री है, तो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये कोण भी हो गया 90 डिग्री, तो ये कोण कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, और हम लोग को निकालना है OTP कोण, मतलब ये वाला कोण निकालना है OTP। तो ये 60 का आधा हो जाएगा 30 डिग्री। समझ गए कि नहीं। तो 34 का आंसर क्या हो गया, बी, 30 डिग्री। चलिए 35 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 35, इसमें दिया है tan 2a बराबर, tan 2a बराबर दिया है cot a माइनस 18 डिग्री। तो a का मान हम लोगों को निकालना है। चलिए tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, tan थीटा दोनों तरफ cot है, cot cot कट गया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो यहां से हम लोग हल करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, a का मान क्या आ गया, 108/3 मतलब कि 36। 35 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। समझ गए ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नीचे में बहुत देर से था, उसको मिटा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 36 निकालेंगे। तो हम लोग सेट जे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सेट जे है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आइए। साइन थीटा बराबर दिया है √3/2। ठीक है, तो हम लोगों को tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का, अच्छा साइन थीटा बराबर 3/2 है, इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया, 60। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। अब हम लोगों को निकालना है tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा का मान 60 माइनस 1, tan 60 का मान होता है √3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1 हो गया 2। तो 36 का आंसर क्या हो गया, 2, 36 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, में दिया है 9 कोसेक स्क्वायर 22 डिग्री माइनस 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1। तो एक बात बताइए, 9 यहाँ कॉमन ले लेते हैं,
तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और बाद में हो गया जोड़ 1, 9 एकांग 9 जोड़ 1 10। ठीक है ना, 10 आंसर होगा, 37 का आंसर 10 होगा, 37 का आंसर बी होगा। ठीक है, यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, डाउट तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, यदि फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट करके बताइए किस क्वेश्चन में आपको फिर भी डाउट रह रहा है, उसको मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए यदि किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इस फॉर्मूला का उपयोग किए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, साइन थीटा बराबर ए बटे बी है तो कॉस थीटा का मान निकालना है। देखिए साइन थीटा बराबर ए बटे बी है तो कॉस थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग अनेक तरीका से बना सकते हैं। साइन थीटा होता है पी बटे एच, ठीक है ना, और कॉस थीटा क्या होता है बी बटे एच। मतलब एच इसके भी नीचे में एच है, इसके भी नीचे में एच है, एच का मान कितना है बी, तो बट्टे में तो बी होगा। ठीक है, बट्टे में क्या होगा बी होगा, और बट्टे में भी केवल एक ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में, तो 38 का आंसर क्या हो गया बी। ठीक है ना, तो कई बार हम लोग क्या है कि ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ना ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं था, केवल डायरेक्ट पता चल गया कि एच बराबर बी है तो कॉस थीटा के भी बट्टे में एच आता है, तो बट्टे में क्या होना चाहिए बी होना चाहिए, और बट्टे में बी केवल एक ही ऑप्शन में दिया है ना, ऑप्शन नंबर बी में, ए सी डी में नहीं दिया है, इसलिए डायरेक्ट हो गया बी आंसर। 39 नंबर पे आइए। ठीक है, तो हम लोगों को ये देखना है कि कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव बनाने में ही इतना समय लगा देते हैं कि मान लीजिए कि 3 घंटे का पेपर है, ऑब्जेक्टिव ही ये लोग जो है मैथ का मान लीजिए 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है तो 1.5 घंटा से अधिक लगा देते हैं ऑब्जेक्टिव बनाने में, है ना। तो फिर कैसे ऐसे बच्चे जो हैं पूरा सॉल्व जो है नहीं कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव में ही जो है आपको लग गया 1.5 घंटा से अधिक, तो बाद बाकी जो 50 नंबर का जो बचा सब्जेक्टिव उसमें समय नहीं दे पाते हैं, तो फिर उनका स्कोर क्या हो जाता है कम हो जाता है। इस साल भी 1-2 बच्चे ऐसा करके आए कि ऑब्जेक्टिव में ही जो है 1.5 घंटा से अधिक लगा दिए, समय का पता ही नहीं चला, है ना, समय का ध्यान नहीं रखें, तो सब्जेक्टिव में क्या हो गया उनका 5 नंबर वाला कुछ क्वेश्चन छूट गया, 2 नंबर वाला कुछ छूट गया। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है ना, ऑब्जेक्टिव जल्दी से बनाना है। 1 घंटा भी बहुत हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, ऑब्जेक्टिव बनाना OMR भरना इसके लिए 1 घंटा बहुत है, और 2 घंटा सब्जेक्टिव के लिए बचा के रखना चाहिए मैथ्स में। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, सेक थीटा का मान दिया है 13/12, तो कॉट थीटा का मान निकालना है। ठीक है ना, अच्छा सेक थीटा क्या होता है h/b होता है, और कॉट थीटा क्या होता है b/p होता है। तो b का मान क्या है 12, तो ऊपर तो 12 होगा, अब p का मान हम लोग देखेंगे तो 5 आ जाता है, तो 12/5, तो 39 का आंसर क्या हो गया सी हो गया। चलिए 40 पे आइए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा, इसका मान निकालना है। तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा गुने में 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा बट्टे में क्या है कॉस थीटा गुने में 1 माइनस साइन थीटा। अब ऊपर गुना करेंगे, 1 जोड़ साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कट जाएगा, आंसर आ गया कॉस थीटा। ठीक है, तो 40 का आंसर होगा कॉस थीटा, वो ऑप्शन बी में दिया है, तो 40 का क्या हो गया बी। ठीक है, चलिए इंक भर लिया जाए थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को बहुत मेहनत करना है ना, इस बार तो एकदम बिहार टॉपर निकलना चाहिए, है ना। जो बच्चे श्री क्लासेस में पढ़ रहे हैं या श्री क्लासेस के प्लेटफॉर्म से यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों को इस बार स्टेट टॉपर में जाना है ना, स्टेट टॉपर की लिस्ट में जाना है।
पूरा मेहनत करेंगे बच्चों, पूरा मेहनत, आप भी मेहनत करिए, हम लोग भी पूरी तरह से, श्री क्लासेस सभी टीचर जो हैं कड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग कैसे स्टेट टॉपर की लिस्ट में जाएंगे, पूरा ध्यान हम लोगों का है। आप लोग खूब मेहनत करिए और हमसे जो भी सपोर्ट बनता है हम लोग भी करेंगे, ठीक है। मेहनत में कोई कमी नहीं रखना है ना, पूरा मेहनत करना है, पूरा मेहनत करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41 जो है, तो एक्स वाई का मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 41 में। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि एक्स का मान 2, वाई का मान 1 आता है। 41 का आंसर ए होगा। ये मैं लिखा नहीं हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। दो इक्वेशन दिया है, ये दोनों क्या है? 3/, क्वेश्चन नंबर 42 डिस्कस कर रहे हैं। 3/2 एक्स जोड़ 5/3 वाई बराबर 7 है। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 3 तिया 9x, 5 दूनी 10y, बट्टे में 6, 7 छके 42। एक समीकरण ये दिया है और दूसरा समीकरण दिया है 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है? ये इक्वेशन क्या है? अविरोधी है, विरोधी है, आश्रित है। देखिए यहां हम लोग देखेंगे कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब भी इस प्रकार की परिस्थिति होती है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, है ना, अविरोधी होगा। ठीक है, तो 42 का आंसर क्या होगा? अविरोधी, कंसिस्टेंट। मतलब इसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है ना, इसका अद्वितीय हल होगा। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, इसका मतलब अद्वितीय हल होगा, ये अविरोधी होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 43, दो समीकरण दिया है, 2x जोड़ 3y जोड़ 15 बराबर 0 और 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो इसके जो आलेख होंगे किस प्रकार के होंगे? यहां पे भी हम लोग देखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब इसके अद्वितीय हल होगा। और रेखाएं क्या होंगी? अद्वितीय हल है तो रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे को विच्छेद करेंगे। ठीक है ना, तो प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं होंगी। ठीक है, तो 43 का आंसर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 भी बिल्कुल इसी प्रकार का है। तो क्वेश्चन नंबर 44 में दो समीकरण दिए गए हैं, बताना है कि ये क्या है। एक हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है। तो आप देखिएगा इसमें 2x माइनस 3y बराबर 5 है और 4x माइनस 6y बराबर 7 है। तो a1/a2 बराबर है यहाँ b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, है ना। तो जब भी इस प्रकार की परिस्थिति बनती है, ये भी 1/2 आता है, ये भी 1/2 आता है। तो बच्चों बताइए आप लोग, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, इसका मतलब इस समीकरण का कोई भी हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है ना। ये दोनों रेखाएं कैसे होंगी? ऐसे समांतर रेखाएं होंगी, कोई हल नहीं है। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। 45 नंबर, देखेंगे। सरल रेखाएं समांतर है तो P का मान क्या होगा? ठीक है, दो सरल रेखाएं क्या है? समांतर है।
तो 4x जोड़ पी वाई बराबर 16 है और 2x जोड़ 9y बराबर क्या है 15 है, ये 9 है। तो हम लोगों को p का मान निकालना है, तो 4/2 बराबर क्या होगा p बट्टे में 9, 2 दूनी 4, p का मान क्या हो गया 9 दूनी 18, ठीक है। p का मान क्या होगा 18, 45 का आंसर क्या हो गया c। समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये तो सिंपल है, डी नंबर देखेंगे, डी नंबर समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 6 10, 10 5 15, 15 5 20 हो रहा है, तो यहाँ पे सार्व अंतर जो है कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा है, तो 46 का आंसर क्या हो गया डी हो गया। डी ऑप्शन जो है वो समांतर श्रेणी एपी में नहीं है। 47 नंबर पे आते हैं। ये एपी में है, 3 संख्या एपी में है, तो x का मान निकालना है। यदि 3 संख्या एपी में हो, है ना, 3 संख्या यदि एपी में हो तो उसके लिए सूत्र होता है b बराबर a जोड़ c बट्टे 2। यहाँ बीच वाला जो पद है वो 7 है, दोनों साइड वाले को जोड़ देंगे, बट्टे में 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 15, 3 2 5 3, x का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 15 3 2 5x, ठीक है। 47 का आंसर क्या होगा ए। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। ए एन जो है वो समांतर श्रेणी का nवां पद है, तो ए 40 माइनस ए 35 निकालना है। तो ए 40 माइनस ए 35 क्या होगा, ए 40 हो गया 39d माइनस ये हो जाएगा 34d, ठीक है, मतलब कि 5d। तो 5 गुने डी का मान है 7, 7 पंचे 35, ठीक है। 48 का आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर। ठीक है, ये हम लोग देखें 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है एवं इसका सार्व अंतर माइनस 4 है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी का 7वां पद T7 का मान दिया हुआ है 4, T7 क्या होगा a जोड़ 6d। इस क्वेश्चन में भी हम लोग ऐसे ही किए थे, a जोड़ T40 निकालना था, तो T40 क्या होगा a जोड़ 39d और T35 क्या होगा a जोड़ 34d। दोनों को घटा दिए तो ये तो कट गया, इसीलिए 39d माइनस 34d यहाँ लिखे थे। a जोड़ 6d का मान कितना दिया है 4 दिया है, समझ गए। और इसका सार्व अंतर d दिया है -4, d का मान कितना दिया है -4, तो a क्या हो जाएगा -24 और 4 28, a का मान कितना हो गया 28, 49 का हो गया d। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देख रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है ना, समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है, Sn बराबर दिया है 4n² + 2n, है ना। समांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया है 4n² + 2n। तो हम लोगों को समांतर श्रेणी का सार्व अंतर निकालना है, मतलब कि d निकालना है। सार्व अंतर मतलब कि d निकालना है। तो इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का उपयोग करेंगे कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है Tn, तो Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1, है ना। समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है Tn, nवां पद, तो nवां पद का सूत्र है Tn बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले Tn निकाल लेंगे। Tn जो है Sn माइनस Sn माइनस 1 करेंगे, तो Sn कितना है 4n² + 2n माइनस Sn माइनस 1, ये कैसे निकालेंगे 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ठीक है। n की जगह हम लोग क्या रख दिए n माइनस 1 रख दिए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद आप लोग करेंगे सॉल्व तो देखेंगे a10 -
-2 ये आ जाएगा। ठीक है, A10 -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा। ठीक है, और सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है D बराबर Tn - Tn - 1। ठीक है, यहाँ पे दो फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक यूज़ कर रहे हैं Tn, है ना, n पदों का योग दिया है। ठीक है ना, यहाँ से हम लोगों को सार्व अंतर निकालना है। तो पहले Tn निकालेंगे, nवां पद निकालेंगे, और nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, Sn - Sn - 1, और फिर वहाँ से हम लोग D निकाल लेंगे। D बराबर क्या होगा, Tn - Tn - 1। तो D बराबर क्या हो गया, Tn मतलब कि 8n - 2 माइनस Tn - 1, मतलब n की जगह रख देंगे n - 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8n तो ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा -8 D बराबर हो गया -2 माइनस 8 इंटू -1 -8 -2, तो D बराबर हो गया -2 8 -2 -10 +10, 10 में से 2 चला गया 8। ठीक है, तो सार्व अंतर क्या आ रहा है, D बराबर क्या आ रहा है बच्चों, 8 आ रहा है ना। D बराबर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 50 का आंसर होगा C। 50 का आंसर क्या हो गया, C हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 51। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 51 जो है, दो बिंदु दिया गया है और उसका मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, x बराबर x1 + x2 बट्टे 2 और y बराबर y1 + y2 बट्टे 2। तो आंसर आ जाएगा -4,2। 51 का आंसर होगा B। ये सिंपल मध्य बिंदु सूत्र पे बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। तीन बिंदु है और तीनों क्या है, संरेख है। तो इसमें A और B में क्या संबंध होगा, चलिए ठीक है। तीन बिंदु दिया गया यार, ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। 0,0 1,2 और A,B, ये तीनों क्या है, संरेख है। तो हम लोगों को ए बी में संबंध निकालना है। ठीक है, तो 1/2 गुने x1 गुने y2 - y3, ठीक है, जो x2 y3 - y1 जो x3 y1 - y2। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। b - 2a बराबर 0, तो b बराबर हो गया 2a। ठीक है, 2a बराबर b बराबर 2a या 2a बराबर b। तो 52 का आंसर हो गया c। अगला क्वेश्चन 53 देखेंगे। कोई भी ट्राइंगल है, उसका तीनों हम लोगों को दो वर्टेक्स दिया है, ए बी दिया है और सेंट्रॉइड दिया हुआ है, केंद्रक दिया हुआ है। तो सी निकालना है। केंद्रक का सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। केंद्रक का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टे में 3, है ना, ये केंद्रक का सूत्र होता है। तो केंद्रक का मान दिया हुआ है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 बराबर x1 दिया हुआ है 2, x2 दिया हुआ है 1 और x3 का मान निकालना है बट्टे में 3। तो x3 यहाँ से निकल जाएगा, 3 3 9 में से 3 चला गया 6। ठीक है, तो 6,0। 53 का आंसर हो गया सी। केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें कि x 6 है, तो डायरेक्ट हम लोग कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर है। त्रिभुज ए बी सी में ए डी कोण बी ए सी का अर्धक है ना। क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देख रहे हैं। त्रिभुज ए बी सी है, इसमें कोण बी ए सी जो है का अर्धक है ए डी, मतलब ये कोण बराबर है। बी ए सी का अर्धक ए डी है। ए बी का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ए सी का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर तथा बी डी बराबर दिया है 2। तो डी सी का मान ज्ञात करना है। तो ये एक परिमेय पे बनेगा, है कि नहीं, परिमेय पे बनेगा। ठीक है ना, ये अर्धक प्रमेय जो होता है उस पर बनेगा। तो यहाँ पे ए बी बट्टे ए सी बराबर बी डी बट्टे डी सी करके ये बनता है। ए बी हो गया 4 बट्टे 6 बराबर बी डी कितना है 2 बट्टे में डी सी, 2 दूनी 4 2 तिया 6, ये 2 2 कट जाएगा। डी सी का मान क्या आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी सी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब 54 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अगला क्वेश्चन 55 नंबर। कोई भी त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कि डी ई बी सी पैरेलल है।
ए बी सी है कोई त्रिभुज जिसमें कि डी ई जो है ये पैरेलल है बी सी के, और ए डी बट्टे में डी बी ये बराबर दिया है 4 बट्टे में x माइनस 4, और ए ई बट्टे में ई सी ये दिया है 8 बट्टे में 3x माइनस 19। तो x का मान हम लोगों को निकालना है। ठीक है, x का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है ए डी बट्टे थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना, ए डी बट्टे डी बी बराबर क्या होता है ए ई बट्टे ई सी, है ना, थेल्स के प्रमेय से। तो 4 बट्टे x माइनस 4 बराबर 8 बट्टे 3x माइनस 19, ये कट गया 4 दूनी 8, 3x माइनस 19 बराबर 2x माइनस 8, तो x बराबर 11। x बराबर क्या हो गया बच्चों 11 हो गया, 55 का C। चलिए 56 नंबर पे आते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, बी सी का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और ए सी का मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो कोण सी का मान है, ठीक है, कोण सी का मान बताना है। अरे ये तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना, 12 5 13 ये तो हो गया समकोण त्रिभुज, और सबसे बड़ी भुजा तो यहाँ 13 है, 13 के सामने वाला कोण सी ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो कुछ इस प्रकार का ये समकोण त्रिभुज है ए सी बी। ए बी है 13, बी सी है 12 और ए सी कितना है 5, तो कोण सी कितना होगा 90 डिग्री, है ना। तो ये समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन था, तो कोण सी कितना है 90 डिग्री है। 56 का आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 57, दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 9:4, तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। देखिए तो इसका जो होगा क्षेत्रफल जो होता है समबाहु त्रिभुज का वो क्या होता है √3/4 गुने साइड स्क्वायर। तो a1 स्क्वायर बटे a2 स्क्वायर, इसका मान दिया है 9/4, तो a1 बटे a2 कितना हो गया 3/2। इसका जो क्या बोलते हैं परिमाप जो होगा वो क्या होता है, तीनों भुजा को जोड़ देते हैं। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है a जोड़ b जोड़ c, 3a1 बटे 3a2, मतलब a1 बटे a2 3/2, है ना। तो परिमापों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा 3:2। तो 57 का आंसर क्या हो गया बी हो गया। 58 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए। ठीक है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, ठीक है ना। ए बी सी और डी ई एफ जो है इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो स्क्वायर कर देंगे। 25 बट्टे में 7 7 जा 49, 58 का बी हो गया। ठीक है ना, साइड जो है भुजाओं का स्क्वायर कर दिए, 5 का स्क्वायर बट्टे 7 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसमें क्या दिया गया है, दो त्रिभुज है और समरूप है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है समरूप त्रिभुज है, और ए डी पी एस जो है कोण ए कोण बी के अर्धक हैं, तथा ए डी का मान दिया हुआ है 6.5 और पी एस का मान दिया हुआ है 5.2। तो क्षेत्रफल का अनुपात हम लोगों को निकालना है। तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का जो अनुपात है ए बी सी त्रिभुज के क्षेत्रफल का और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होगा जो अर्धक है, जो बाइसेक्टर है ना, उसके अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। ए डी स्क्वायर बट्टे पी एस स्क्वायर, तो 6.5 का स्क्वायर बट्टे में 5.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 पंचे 65, 13 चौके 52, 25 बट्टे में 16। ठीक है, तो 59 का आंसर क्या हो गया बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी √3a/2।
ठीक है ना, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, तो 60 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, 2.13 113, ठीक है। तो इस प्रकार की संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है ना। ये जो है 2.13 113, 3 बार 13 है ना, 4 बार 13, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये ना ही समाप्त हो रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। 61 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो 62 का भी क्या हो गया, बी हो गया। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। 0.57 के ऊपर रेकरिंग का सरलतम रूप, ठीक है। 0.57 के ऊपर रेकरिंग, इसका सरलतम रूप क्या होगा, 57/99। 3 से काट दीजिए, 19/33, ठीक है। 19/33 आंसर हो जाएगा। 63 का आंसर ए। 64 नंबर देख लीजिए, ठीक है। 64 में 140 का गुणनखंड करते हैं। तो 140 का गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पे पावर 2 गुने 5 पे पावर 1 गुने 7 पे पावर 1, 7 पंजे 35। अब 35 चौके 140, ठीक है। तो x + y - z क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 जोड़े 3, 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2। 64 का आंसर हो गया ए। 65 नंबर पे आइए, है ना। 65 में हल करने पर क्या आएगा, ये सारा रूट वाला कट जाएगा, ये एक रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। 65 का क्या आएगा, ए आएगा, एक रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। 0.375 को P/Q के रूप में इसको काट के लिखेंगे तो ए आ जाएगा, 66 का ए, ठीक है। 66 का क्या आएगा, ए आ जाएगा। 67, दो संख्याओं का मौसो तथा लौसो दिया है, उनमें से एक संख्या है 15, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सूत्र क्या होता है, ए गुना बी बराबर लौसो गुना मौसो, है ना। इस सूत्र पे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 जो है, ए गुना बी बराबर लौसो गुना मौसो। लौसो कितना दिया है, 105, मौसो दिया है 15, और इनमें से एक संख्या दी गई है 5। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 105 गुने 15/5, 5 दिया 15, 315, ठीक है। तो 315 आंसर होगा। 67 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, देखिए। ए बराबर BQ जोड़ आर दिया है और BQR का मान दिया है, तो ए का मान हम लोगों को निकालना है, ठीक है ना। ए का मान निकालना है, तो ए का मान क्या आएगा, सभी का मान डाल देंगे, है ना। BQR सभी का मान डालेंगे तो ए का मान 1365 आ जाएगा, ठीक है। 68 का आंसर क्या हो गया, ए। 69 पे चलते हैं। यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक सम पूर्णांक होगा, ठीक है ना। तो सम के लिए, सम पूर्णांक के लिए, है ना, इवन पॉजिटिव इंटीजर के लिए 2Q का रूप होना चाहिए, ठीक है ना। 2Q हमेशा Q के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा, 2Q हमेशा एक इवन नंबर होगा, है ना, इवन इंटीजर होगा, ये एक सम पूर्णांक होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2B होगा, मतलब 69 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। 70 पे आते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। 70 का आंसर सी होगा, ठीक है ना। तो ऊपर में 343 है, 70 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर सी होगा। ऊपर में 343 है, बट्टे में 2 पे पावर 3 गुने 5 पे पावर 3 गुने 7 पे पावर 3, ये जो है शांत दशमलव होगा, क्योंकि ये जो 343 है इसको हम लोग 7 पे पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा। शांत दशमलव में, है ना, डिनोमिनेटर में नीचे में केवल 2 और 5 होना चाहिए, ठीक है ना, केवल 2 और 5 होना चाहिए। 2 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या होती है तो वो शांत दशमलव नहीं होगा, वो अशांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 पे पावर 3 जो था वो कट चुका है, केवल 2 और 5 है, इसीलिए ये एक शांत दशमलव है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। 70 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, है ना। सी जो है शांत दशमलव है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये 70 का सी जो है ये अशांत होना चाहिए, क्योंकि बट्टे में 7 दे दिया है, 7 पे पावर 3, लेकिन हल करने पर क्या होता है कि 7 पे पावर 3 ऊपर नीचे कट जाता है, तो इसीलिए क्या हो गया, ये शांत दशमलव हो गया। 71 नंबर पे आते हैं। PY दिया है, GY दिया है, दोनों को भागा करना है, PY/GY, उसका घात क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, PY का घात निकाल लेते हैं। PY का घात कैसे निकालेंगे,
y का जो सबसे बड़ा पावर सब है तीनों ब्रैकेट में गुना कर सबको जोड़ देते हैं, तो घात हो गया 4 जोड़ 3 7 और 1 8 हो गया। और बट्टे में पी वाई जी वाई बट्टे में, तो पी वाई का घात हो गया 8 है, जी वाई का घात हो गया 2। दोनों को बट्टे कर रहे हैं तो घात घटा देंगे, तो 8 में से 2 गया 6। ठीक है ना, पी वाई बटे जी वाई का घात क्या हो गया 6 हो गया, तो 71 का आंसर ए। 72 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो हल करके देखेंगे, केवल बी द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, केवल बी में एक्स स्क्वायर बचेगा, 72 का बी। बाकी ए सी डी में एक्स स्क्वायर नहीं बचता है। इसमें दिया गया है द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल -4 है, तो पी का मान क्या होगा? ठीक है, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए। ठीक है ना, तो मूलों का गुणनफल -4 है बराबर सी बट्टे ए। सी है p -10, तो यहाँ से p का मान निकाल लेंगे। p का मान जगह 10 में से 4 गया 6। ठीक है, p का मान क्या आ गया? 6 आ गया, 73 का c। 74 पी एक्स स्क्वायर -x -6 का एक गुणनखंड है, x -2 गुणनखंड है, तो p का मान हम लोगों को पता करना है। ठीक है, p का मान हम लोगों को पता करना है। तो x -2 क्या है? गुणनखंड है, तो p का मान हम लोगों को ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 देख रहे हैं, पी एक्स स्क्वायर -x -6, इसमें x बराबर 2 जो हो गया इसका मूल हो गया, x का मान 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 -2 -6 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया? p का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, p का मान क्या आता है? 2 आता है। 74 का आंसर क्या हो गया? a हो गया। चलिए 75 पे आते हैं, k के किस मान के लिए, ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे? समान मूल के लिए क्या करते हैं? d बराबर 0, विवेचक को शून्य कर देते हैं, तो b स्क्वायर 6 के 36 -4ac बराबर 0। k का मान क्या हो गया? 9। 75 का आंसर क्या होगा? b। 75 का आंसर क्या हो गया? b हो गया। 76 मूलों की प्रकृति क्या होगी? ठीक है, तो 4/3 एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण क्या दिया? 4/3 एक्स स्क्वायर -2x जोड़ 3/4 बराबर 0। इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो मूलों की प्रकृति हम लोग देखेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर -24x जोड़ 3 3 9। इसमें डी निकाल लेंगे विवेचक, तो डी निकालने पर हम लोग देखेंगे कि डी का मान 0 आ जाएगा। ठीक है, डी का मान 0 आ गया, तो मूल इसके जो मूल होंगी उसकी प्रकृति क्या हो गई? वास्तविक एवं समान। तो 76 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 77 पे आइए, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल -6 है तो उसका दूसरा मूल क्या होगा? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 में एक मूल दिया गया है -6, तो दूसरा मूल निकालना है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? सी बट्टे ए होता है। मूलों का गुणनफल क्या हो गया? सी बट्टे ए। एक मूल दे दिया है -6, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना हो गया? 6 3 18 3। 77 का आंसर क्या होगा? 3। ठीक है, 77 का आंसर हो गया ए। 78 पे आइए, अल्फा बीटा जो है द्विघात समीकरण के मूल है, तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर का मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा? बी -b बटे, तो 8 आएगा, 8 का स्क्वायर -2 गुने 5 64 -10, तो कितना आता है? 54 आता है। तो 78 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। 78 का आंसर बी हो गया। हाँ, 79 जो है ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है। अच्छा, तो ये हो जाएगा -b। 89 का आंसर क्या हो जाएगा?
द्विघात समीकरण की मूल हम लोगों को बताना है। ठीक है, इसमें साइन बदल दिया है, माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी। तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4ac बट्टे में 2a हो जाएगा। तो b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर प्लस 4ac है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, 79 का बी। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यदि द्विघात समीकरण इस रूप में रहता है, ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी बराबर 0, तब इसके मूल होते ना माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। लेकिन यहाँ पे द्विघात समीकरण में b का और c का चिन्ह बदल दिया है, तो यहाँ b का और c का चिन्ह बदल देने से क्या हो जाता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये c भी प्लस में हो गया। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, 79 का बी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। q माइनस पी का मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 80 में। क्वेश्चन नंबर 80 में p x बराबर 2 जो है, इस द्विघात का मूल है x बराबर 2। x का मान 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 जोड़ 2 दूनी 4 जोड़ p बराबर 0, p बराबर हो गया माइनस 12। फिर हम लोग q निकाल लेंगे, दूसरा द्विघात लिखते हैं, क्यू एक्स स्क्वायर जोड़ क्यू एक्स जोड़ 18 बराबर 0। तो यहाँ से q गुने 2 का स्क्वायर 4 जोड़ 2q जोड़ 18 बराबर 0, 4q जोड़ 2q 6q बराबर माइनस 18, q बराबर माइनस 3, q बराबर माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग को q माइनस पी निकालना है। तो q माइनस पी का मान क्या हो गया, माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 12, 12 में से 3 गया 9। ठीक है, 80 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, 80 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए 81 नंबर पे आते हैं। तो समांतर श्रेणी का हम लोगों को 35वां पद निकालना है। ठीक है, समांतर श्रेणी का अगला क्वेश्चन है। तो समांतर श्रेणी का 35वां पद हम लोगों को निकालना है। ठीक है, 35वां पद निकाल लेते हैं। 35वां पद क्या होगा, a जोड़ 34d, t 35 बराबर क्या होगा, a जोड़ 34d होगा। इस समांतर श्रेणी का a कितना दिया है, पहला पद कितना है, प्रथम पद कितना है, 20 है, 34 गुने d कितना है, माइनस 3 है। तो 20 माइनस 4 या 12 तो बजा 3 9 1 10, ये क्या हो गया, माइनस 82 हो गया। ठीक है, माइनस 82, 81 का आंसर क्या हो गया, डी। चलिए 82 पे आते हैं। कितने पद हैं समांतर श्रेणी में, कितने पद हैं, तो सेम सूत्र लगा देंगे, टी एन बराबर ए जोड़ एन माइनस 1 गुने डी। तो एनवा पद 93 दिया है, ए जोड़ कितने पद है निकालना है, गुने सार्व अंतर कितना है, इसमें 5 है। तो यहाँ से अगर हल किया जाए 90 बटे 5, ये हो गया 18, 18 जोड़े 19। तो एन का मान कितना आ गया, 19 आ गया। चलिए 19 कौन सा ऑप्शन है, ए। 82 का आंसर क्या हो गया, ए हो गया। 83, 30 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, सूत्र पे निकालेंगे 30 पदों का योगफल, तो निकल के आ जाएगा आपको 900। ठीक है, कौन सा सूत्र लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 गुने में 2a प्लस एन माइनस 1 गुने डी, इस सूत्र पे बनाएंगे। ठीक है, प्रथम पद दिया हुआ है 1, सार्व अंतर दिया हुआ है 3 माइनस 1 2, है ना, इस सूत्र पे बैठाएंगे, 30 पदों का योग है तो 900 आ जाएगा, 83 का ए। दिया है बिंदु -2 √2 कोमा -2 किस चतुर्थांश में है, तो दोनों माइनस में है। यदि दोनों बिंदु x और y दोनों माइनस में रहे तो किस चतुर्थांश में होता है, तृतीय चतुर्थांश में। तो 84 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, 85 पे आते हैं। 5 cos थीटा, 0 0, 5 sin थीटा के बीच की दूरी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दूरी सूत्र लगा देंगे हम लोग, है ना। दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र क्या है, d बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। तो इस सूत्र पर बैठाएंगे और इसमें एक और सूत्र लगाना होगा, साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों सूत्रों को मिला करके यहाँ पे दूरी क्या निकल के आती है, 5। दूरी क्या निकल के आएगी, 5। तो 85 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। 86 नंबर, ठीक है, 86 नंबर में बोला जा रहा है कोई बिंदु है, क्वेश्चन नंबर 86 देखिए नीचे लिख देते हैं, किसी बिंदु की
एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, एक्स अक्ष पर जो लंब डाले हैं इसकी लंबाई कितनी है 10 है, और वाई अक्ष पर जो लंब डाले हैं इसकी लंबाई कितनी है 5 है। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 5,10। ये बिंदु क्या हो गया 5,10। ये बिंदु क्या हो गया 5,10 हो गया। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा ए। 86 का आंसर ए हो गया। 87, दो बिंदु दिया है 1,-3, 4,-6, इनके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालेंगे तो बहुत आसानी से दूरी सूत्र लगा देंगे, d बराबर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर जो y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 3√2 आ जाएगा। तो 87 का आंसर क्या हो गया बी हो गया। ठीक है ना, 87 का आंसर बी हो गया। 88 पे आइए, द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 5,-2 -3,2। अच्छा, y एक्सिस पर है ना, y अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा उसका निर्देशांक क्या होगा 0, कुछ भी होता है ना, 0, कुछ भी। मान लेते हैं y अक्ष पर कोई भी बिंदु है 0, b। तो हमको इस b का मान निकालना है इस तरह से कि ये दिए गए बिंदुओं से क्या हो बराबर दूरी पर हो। तो ये केवल सी ऑप्शन में होगा, बराबर दूरी है ना, दोनों बिंदुओं से 0, -2 जो है बराबर दूरी पर है। ठीक है, 5 दूरी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 का सी। 88 का आंसर क्या हो गया सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 89 पे आते हैं। तो इसमें आयत का एक विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होगा AC, AC विकर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, तो इसमें एक आयत है ABCD। इसमें A का दिया गया है 0,0 निर्देशांक, B दिया है 8,0, C दिया है 8,6 और D दिया है 0,6। तो इसमें AC जो है एक निर्देशांक है, एक विकर्ण है, सॉरी AC क्या है विकर्ण। तो इस विकर्ण की लंबाई क्या हो जाएगी, हम लोग दूरी सूत्र से निकालेंगे तो आसानी से 10 आ जाता है। तो 10 इसका एक विकर्ण है। 89 का आंसर क्या हो गया बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। त्रिभुज की परिमिति निकालना है। तो त्रिभुज की परिमिति बहुत सिंपल है। तो ये एक लंबाई आ जाएगा 4, एक आ जाता है 3, एक आ जाता है 5, 5 3 8 4 12। तो 90 का सी हो गया। ठीक है, दूरी सूत्र से निकाल लेंगे तो तीनों भुजाएं आ जाएंगी, एक भुजा 3, एक भुजा 4, एक भुजा 5। तो परिमिति क्या हो जाएगा 3 जोड़ 4 जोड़ 5, 5 4 9 3 12। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो जब x रूट में हो या फिर जब x पे पावर निगेटिव हो या फिर x जब बट्टे में होता है तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है ना, वो बहुपद नहीं होता है। जब x रूट में हो, जब x पे पावर माइनस में हो या जब x बट्टे में हो तब वो बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है उसमें x रूट में है। तो 91 का आंसर सी हो गया कि यह बहुपद नहीं है ना, x जोड़ 2 रूट x बहुपद नहीं है। 91 का आंसर सी हो गया। 92 पे आते हैं। बहुपद का घात बताना है, सबसे बड़े पावर को जोड़ देना है। 4 2 6, घात 6 हो गया। 92 का आंसर डी। चलिए 93 पे आइए। बहुपद का शून्यक बताना है, बहुत आसान है, 0 है ना, x² - 13 बराबर 0 कर देंगे तो आसानी से √13 - √13। 93 का आंसर क्या हो गया सी हो गया। 60 के बाद के क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। 60 के पहले वालों में थोड़ा सा तो कैलकुलेशन सब करना पड़ा था, लेकिन 60 के बाद 65 के बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। m के किस मान के लिए -4 जो होगा इसका एक क्या होगा शून्यक होगा। तो इसके लिए हम लोग हल करके देखेंगे तो इसमें m का मान क्या निकल के आता है, m का मान 5 निकल के आता है। ठीक है, m का मान क्या निकल के आता है 5 निकल के आता है। -4 जो होगा शून्यक होगा तो 16 हो गया। अच्छा देखते हैं, चलिए चलिए 94 नंबर में x² - x - 2m + 2 बराबर 0। -4 जो है इसका एक शून्यक है तो -4 का स्क्वायर 16, -+4 -2m - 2 बराबर 0। 16 4 20 में से 2 चला गया 18। m का मान आता है 9। ठीक है, m का मान क्या आएगा 9 निकल के आता है। 94 का आंसर क्या होगा सी।
95 पे आइए। 1 जो है एक शून्यक है बहुपद का, तो a का मान निकालना है, a का मान 1 निकल के आएगा। ठीक है, इसको आप हल करिए, a का मान क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। 95 का b। ठीक है, 95 का आंसर क्या आ रहा है, b निकल के आ रहा है। निम्नलिखित में किस बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। ठीक है, इसको हल करके देखेंगे तो 96 का आंसर क्या निकल के आता है, डी निकल के आता है। 96 का आंसर डी निकल के आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सारे, है ना। ऐसा लग रहा है कि मुफ्त में नंबर बांटा जा रहा है ना। अंत के तो क्वेश्चंस में मुफ्त में बांटा जा रहा है। 97 में देखेंगे 4/3 गुने अल्फा जोड़ बीटा का मान, अल्फा जोड़ बीटा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो क्या आंसर आ गया 4, है ना। 97 का क्या आंसर आ रहा है, ए। अंत के क्वेश्चंस में बहुत ही आसान क्वेश्चंस है। जो बच्चे पहले के क्वेश्चंस में अटक गए होंगे उनको तो फिर, है ना, ये सारे जो रसगुल्ला क्वेश्चन है ये सब नसीब नहीं हुआ होगा। अच्छा ठीक है, 1 शून्यक 5 है तो PS का गुणनखंड क्या होगा, x - 5। ये सब भी कोई क्वेश्चन है क्या, ऐसा लग रहा है 6ठे 7वें का क्वेश्चन है ये सब। 99 में भागफल का घात क्या होगा, दोनों के घात को घटा देते हैं, px और qx दोनों के घात को घटा दीजिए। 4 में से 2 चला गया 2, 99 का आंसर हो गया बी। ठीक है, और अंतिम जो 100वां क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों को अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर जोड़ 2 अल्फा बीटा इसका मान निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab क्या होता है, ए जोड़ बी का होल स्क्वायर, मतलब कि -5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 25। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी हो गया बच्चों। 100 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो एक बात तो तय है, ये 2024 का जो पेपर है बिहार बोर्ड का, इसको सॉल्व करने के बाद ये तो ज़रूर कंफर्म हो जाता है कि अंत में जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो रसगुल्ला क्वेश्चंस हैं, लॉलीपॉप क्वेश्चंस हैं। जो बच्चे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में अटक गए होंगे या स्टार्टिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिए होंगे स्टार्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स में, तो उनको ये अंत वाले जो इतने ईजी क्वेश्चंस थे, इतने आसान क्वेश्चंस थे, तो वो फिर, है ना, उनके हाथ से निकल गया। ठीक है, तो हम लोगों को ये जो सीख मिलती है इस पेपर से वो ये है कि कभी भी एक क्वेश्चन पर हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। किसी भी एक क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। जो जो बनते जा रहा है बना के उसको आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अंत वाले क्वेश्चंस क्या हो, बहुत इजी हो, बहुत आसान हो। ठीक है, तो हम लोगों को अंत तक जाना है, अंत तक क्वेश्चंस को देखना है, और जो आसान होगा वो सब बनाते रहना है, क्योंकि अंत में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए, है ना। इसके लिए हम लोग क्या, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो भारी हैं उसको बना के सॉल्व करेंगे और ज़्यादा टाइम पास करेंगे, जिसके कारण कई बच्चों का क्या होता है, सब्जेक्टिव छूट जाता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चंस, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस छूट जाते हैं। ठीक है, तो 2024 का पेपर हम लोगों को क्या सिखाता है कि नहीं, अंत तक क्वेश्चंस को बनाएंगे, जो आसान क्वेश्चन है चुन को बनाएंगे, ताकि 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो, कुछ भी गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि अंत में लॉलीपॉप रसगुल्ला क्वेश्चंस इस बार आए हैं, सो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आज ये पेपर जो हम लोग डिस्कस किए 2024 पेपर था, सेट जे था। ठीक है, इसके बाद फिर नए वीडियो के साथ मैं आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।